अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने बड़ी निशानियां देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, बुज़ुर्गों से सुनी है, काबरीन से सुनी है कि एक वक्त होगा कि दज्जाल आएगा। दज्जाल आएगा और वो बहुत ही झूठा होगा। उसकी तमाम निशानियां हमें पता हैं कि उसकी एक आंख होगी, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो मुर्दों को ज़िंदा कर देगा या वो किसी बीमार को ठीक कर देगा, फिर लोगों को कहेगा मेरे ऊपर ईमान लेके आओ। और लोग हैं सब कुछ जानते हुए मानते हुए उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो मैं कभी सोचता था कि यार ऐसे कौन बदनसीब लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल ही अंधे हों, काने हों, गूंगे हों, बहरे हों, कि उनको सब कुछ नज़र आ रहा है और तमाम निशानियां जो हैं वो हमारे अकाबरीन हमें बता गए, उनको नज़र आ रहा है, फिर भी उस पर यकीन करेंगे। लेकिन अब जब मैं अपना सियासी माहौल देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन हो जाता है कि यह बात वसूख से कही गई, हमें बताया गया। बहरहाल हमारा तो दीन है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। तो अब हमें भी अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का जो झूठ बोल बोल कर अपनी दुकान बना रहे हों, जो झूठ बोल बोल कर रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हों, जो झूठ बोल बोल के अवाम के अंदर तफरका डाल रहे हों, जो झूठ बोल बोल कर पैसे कमा रहे हों, दो नंबरियाँ कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों। लेकिन बहरहाल बात हो रही है कि पाकिस्तान की, हम कितनी देर अपने सियासी मुस्तकबिल के अंदर फंसे रहेंगे और कब हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में हमें मुआशी बहरान है, हमें सियासी बहरान है, हमारी एजुकेशन का बहरान है, हमारी हेल्थ केयर का बहरान है, हमारी यानी आप समझें कि एग्रीकल्चर का बहरान है, हमारे यहाँ पानी का बहरान है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट का बहरान है, हर चीज़ हमारी बहरान में है। लेकिन कब हमने अपनी अपनी दुकानों को अलग छोड़कर अवाम की बात करनी है और ऐसी बात करनी है कि जिसमें यूथ की बात हो, जिसमें मेरिट की बात हो, जिसमें कोई पॉजिटिव्स हों, जिसमें कोई अच्छाई हो, या जिसमें ऐसी तनकीद हो कि उससे हम सीखें और हमारा मुल्क बेहतर हो। क्या हमने वो करना है कि नहीं करना? 14 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। अब 14 महीने में इस हुकूमत ने किया क्या है? इस मासवाए इसके कि इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उसको लड़ाई, उसको जवाबी फायर, उसको जवाबी फायर, उस माना ये भी ज़रूरी है, माना ये भी उनकी मजबूरी है, लेकिन बाकी कार्य हुकूमत तो चलाना है। और जब इसहाक डार साहब आते हैं, मईशत की बात करते हैं, तो ऐसे कहते हैं बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी थी भाई साहब, किसी ने बंदूक रख के तो नहीं आपको कहा था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, या प्राइम मिनिस्टर को किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। आपको खिदमत का शौक़ था, आप खिदमत करने आए हैं। इसी तरह हमारे दूसरे इदारे जो हैं, कोई भी इदारा आप ले लें, मैं क्योंकि अभी मेरा ताल्लुक़ रिसेंटली स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह से पड़ा और मैंने देखा वहाँ पे जो मैं पाकिस्तान की 46 स्पोर्ट्स फेडरेशंस में देख चुका हूँ, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो एक साल गुजर जाएगा। जितनी करप्शन है वहाँ पे, जितनी नाअहली है, जितनी इनकॉम्पिटेंस है। मैं अगर आपको अस्पतालों का जिक्र कर दूँ, अद्वियात का जिक्र कर दूँ, नहरी निज़ाम का जिक्र कर दूँ, बाल सफाई का जिक्र कर दूँ, खाद का, DAP का, किसी और स्पेशली क्राइम का अगर जिक्र कर दूँ, क्राइम ट्रैकिंग का जिक्र कर दूँ, तो आप लोगों के औसान खता हो जाएंगे कि हम लोग कितनी, पता नहीं, शायद 19वीं सदी में रह रहे हैं। क्या हमारा मुस्तकबिल है? कहाँ जाना है हमने यहाँ से? हमारी SOPs क्या हैं? कौन उनको डिफ़ाइन करेगा? कौन हमें बताएगा कि यार इस तरह से चलते रहो, खुदा के लिए मंजिल आ जाएगी? आज नहीं आएगी, 10 साल के बाद आएगी, 20 साल के बाद आएगी। लेकिन ये भटकते रहते हैं हम बीच बीच में, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। कब हम इससे निकलेंगे? बशीर मेमन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक DG FIA के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान है PMLN के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बशीर मेमन साहब मुझे एक बात बताइएगा, हमारे ऊपर बड़ी, यानी सारे हम भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, पुलिस के ऊपर करते हैं, FIA के ऊपर बहुत करते हैं, आपकी इंटेरोगेशन स्किल्स के ऊपर करते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के ऊपर करते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी पैसे दे के पुलिस को अपने साथ मिला लो, पैसे दे के फलां चीज़ को अपने साथ मिला लो, पैसे दे के कानून अपने हाथ में कर लो। चले, पुलिस को तो हम मानते हैं कि उनके पास टूल्स नहीं है, शायद उनकी उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं है, लेकिन आपने FIA को हेड किया, आपके पास तो दुनिया का हर इक्विपमेंट मौजूद, हर किस्म की मुराद मौजूद, आपके पास एक्सपोजर मौजूद। फिर हम क्यों FIA या CIA या ये इदारे जो है हमारे मुल्क में ये डिलीवर नहीं कर सकते बर वक्त? हम लोग, जैसे अब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी सख्त मुहिम चल रही है और आपको पता है कि किधर किधर से चल रही है। हम कह देते हैं बैरूनी हाथ हैं बैरूनी हाथ। भाई आप लोगों का काम है कि उन हाथों को पकड़ें, उन हाथों को तोड़ें। तो ये सिर्फ आप
हमारे ऊपर क्यों छोड़ देते हैं कि अवाम कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाएं? FIA एक्चुअली कब एक्टिव होगी और अपना पूरा काम करेगी? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर लुकमान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया और आप समझा। आपके जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं, राना साहब और ब्रिगेडियर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, अस्सलाम वालेकुम। आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अर्ज करूं कि आपने जो हुक्म किया, जो आपने बात की FIA के, कोई कपड़ नहीं था। बाद में आकर के लिया है, अभी को लिया हो, सॉफ्टवेयर वगैरह को लिया हो, उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त तो हम भी वही चलाते थे जिस तरह होता है। 17 कुल हमारे पास ऑफिसर्स थे। अभी मेरे ख्याल में 450 भर्ती हुए थे, अभी वो लाइन पे आए। हमारे पास चीजों की कमी थी, लेकिन एक ही काम के लिए वो समझते थे, जो भी था वो ये समझते थे बस तंबू करना है, अपोजिशन को सांस नहीं लेने देंगे। अब जब इदारों को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यही असर होता है, कि वो फिर अपनी एफिशिएंसी छोड़ देते हैं। वो बॉस को राजी करने के लिए, जिनके हाथों में उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, अब मैं खामखा में नाम लूंगा तो मेरी फिर वो क्रिटिसिज्म में आ जाता है, लेकिन मेरी मतलब जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो इस मुल्क के खिलाफ, इनके इदारों के खिलाफ जो कर रहे नफरत अंगेज फैला रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि FIA को सोचना नहीं चाहिए। FIA को फौरन जा करके उनके ऊपर हाथ मारना चाहिए, उनको सख्त सजाएं कोर्ट से दिलवानी चाहिए। कोई मसला नहीं है, मैं समझता हूँ, और ये काम क्विकली होना चाहिए। बात यह है कि हम अब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर उसके ट्विटर के फॉलोअर ज्यादा है तो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ट्विटर की वॉर गेम है और इसको सिर्फ बंद करने की जरूरत है और सख्ती लाने की जरूरत है और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। अभी मौजूदा जो DG साहब है, जो साइबर क्राइम के जो हेड है, वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं। उनको रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, डेपुटेशन पे लोगों को लेना चाहिए। और कपड़ जो है वो जाहिर है, जो भी कपड़ है उनको उसको बिल्कुल अपने सर मैं आपको कता कलामी में चले, मैं आपको ज़ाती बात बता देता हूँ। आपके FIA के साइबर क्राइम वाले पैसे खाते हैं, सारे पैसे खाते हैं। 2 नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद रिपोर्ट की, उनको एविडेंस दिया हरीम शाह और सुंदल खटक के ऊपर कि इन्होंने ये किया, उसका सारा साइबर उनको एविडेंस दिया और उन्होंने 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे ही फारिग कर दिया उसमें से। कमाल करते हैं आप। सर मैंने ये नहीं कहा कि कोई सारे के सारे फरिश्ते हैं, मैं बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं बोल रहा। मैं तो ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि FIA को अभी प्रोफेशनल चलना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क के लिए जंग है। ये मुल्क के लिए जंग है, जो बाहर से लोग बैठ के और यहाँ से बैठे हुए लोग भी उनको साथ दे करके चला रहे हैं। ये मेरे और आपके, हम जैसे आम आदमियों के लिए ये जंग है, जो कि उनको भी लड़नी है, जो उनको यहाँ पर बैठ के लड़नी है। कीबोर्ड वॉरियर के साथ, जो कि लंदन में बैठा है, जो बेल्जियम में बैठा है, जो अफ्रीका में बैठा है, जो अमेरिका में बैठा है, वो बैठा हुआ हमारे मुल्क के खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है। उसको जो है वो हमने उसको मुंह देना है यहाँ से बैठ के, और इनको बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अब वो पर्सनल मामलात नहीं है। पर्सनल मामलात में और मुल्की मामलात में फर्क करना, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मामला इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत नाको नाक आ गया, पर ये मुल्क है तो मैं और आप हैं। आपका न्यूज चैनल भी है और मैं भी हूँ और मेरी जमीन भी है और मेरे तीनों की रोटी भी है। तो ये मेरे ख्याल में ये जो अब बहुत ज्यादा हद बढ़ गई है ना, एक हद होती है, अब हद क्रॉस हो गई है। जो कहते थे ना रेड लाइन, अब रेड लाइन मेरी और आपकी, हम जैसे आम आदमियों की रेड लाइन क्रॉस हो गई। हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब हमारे इदारों को, जो हमारे FIA है, जो हमारा साइबर क्राइम है, उनको भी ये सोचना चाहिए ये उनका मुल्क है, उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म डालना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा और ज्यादा सच्चाई के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए अगर ना करना, इससे इनएफिशिएंसी है। अब इनएफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये मैं और आप, जो हम आम आदमी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके साथ जो है वो उसका दुख तो है,
लेकिन मुल्क का दुख मेरे ख्याल में ये हमारा साझा है। अगर साझे दुख को वो समझे तो उनको काम करना चाहिए ज्यादा। यही मैं मेरी ये अर्ज है आपसे, और उनसे भी अर्ज है। राना एहसान अफजल खान साहब, आप लोग अपनी अपनी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करते रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUIF हो, कोई भी पार्टी हो। मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपनी अपनी बोटी के लिए पूरी गाय को ज़िबा कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं कि आप लोगों ने 18वीं तरमीम का इंदराज किया। आप लोगों ने मिलके, पीपल्स पार्टी को तो अपने फ़ायदे थे, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मियाँ नवाज शरीफ तीसरी बारी वज़ीर आज़म बन सकते थे, और उसको आपने करने के लिए आंखें बंद करके 18वीं तरमीम पे साइन कर दिया। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स, जो मिनिस्ट्रीज़ डेवलूट हो गई थी सूबों को, उनको आपने वफाक में बंद नहीं किया। उसकी वजह से इस वक्त भी आपके पास तकरीबन 400 के करीब ऐसे इदारे और डिपार्टमेंट्स हैं कि जो इजाफी चल रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन 4.25 लाख इजाफी यानी सरकारी मुलाजमीन है जो आपके पास है। वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके ख़र्चे हैं, उनकी पेंशन्स हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। यानी आप लोग जो है अपनी सियासत करने के लिए जो है वो कुर्बानी देते नहीं, और आवाम से आप कुर्बानी मांगते रहते हैं कि कभी गैस की मद में दे दे, कभी पेट्रोल की मद में दे दे। आप लोग कब अनपॉपुलर डिसीजंस लेने के काबिल होंगे और पॉलिटिशियन से स्टेट्समैन पे प्रोग्रेस करेंगे? देखें मुबशिर साहब, ये जो पिछले 11 महीने मेरे ख्याल से हमने तो सियासत नहीं की। हमने तो अपनी सियासत का कह लें अगर माशी बहुत तौर पे तो कबाड़ा ही किया है। पॉलिटिकल कॉस्ट हमने बड़ी मैसिव पे की है। बिजली महंगी हमें करनी पड़ी, गैस, पेट्रोल, PDL, IMF की सारी शराइत हमने पूरी की। तो ये और फिर रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट थे, उनको मैनेज किया। सारा ये इस सिचुएशन को हमने मैनेज करने की कोशिश की। तो हमने तो ये जानते हुए कि ये 11-12 महीने की हुकूमत है, इलेक्शन ईयर है, कह लें कि ये पूरी हुकूमत ही इलेक्शन ईयर की, इलेक्शन 2-3 महीने अब रह गए। तो हमने तो ये जानते हुए वो इकदामात लिए जो अनपॉपुलर थे, लेकिन मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी थे। तो इसी तरह अगर आप पिछले वो 13 से 18 की हुकूमत अगर आप देख लें, तो वहाँ भी, उस हुकूमत में भी हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, रिकॉर्ड ग्रोथ की। हमने बिजली के अंधेरे दूर किए, गैस के अंधेरे दूर किए, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, CPEC लेके आए। तो मैं नहीं समझता कि हमने जो है वो अवाम के लिए काम नहीं किया, हमेशा किया है। अपने खर्चे तो कम करें ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। मोटा मोटा सवाल पूछे, आप इधर उधर पहुंच गए। नहीं यार राना साहब, आप अंग्रेजी बड़ी बोलते हैं उर्दू में। मुबशिर साहब, जो आपने पॉइंट किया है वो हमारी मीटिंग्स में डिस्कस होता है, और हम इस चीज को देखें, हम कंटिन्यूटी नहीं रही। आपकी हुकूमत के पास 1,86,000 सरकारी गाड़ियां, पूरी सल्तनत बरतानिया में 45 हैं सरकारी गाड़ियां। आप 400 लीटर जो फ्यूल हर एक को देते हैं, हर महीने का 3 बिलियन का फ्यूल जला देते हैं। आप हमें कहते हैं कि हम पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो जाएगी। यार आप लोगों को एहसास नहीं है? नहीं, देखें, वफाक के पास तो शायद इतनी कोई वो सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जो सूबों के पास जो फंड्स मौजूद होते हैं, ये जो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के तहत जो मिलते हैं 57.5%, वहाँ उन्होंने, सूबों ने आगे फर्दर डिवॉल्व नहीं किया लोकल बॉडीज को जो उनको करना चाहिए था। और वहाँ मैं समझता हूँ आप सही कह रहे हैं कि वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है। वफाक में शायद इतनी ना होती हो। इन चीजों को दुरुस्तगी की जरूरत है। मैं, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, फेडरल के अंदर भी जो है वो डुअल काम हो रहे हैं। कुछ चीजें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, डिवॉल्व हो चुकी हैं वो सूबों में। यहाँ भी काम हो रहा है, वहां भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ हम इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर हमारी हुकूमत कंटिन्यू होती तो बड़ी ये चीजें रिजॉल्व हो जानी थी। ये बदकिस्मती है कि दरमियान में ये जो फिट किया गया तजर्बा एक PTI का, और ये बदतरीन तजर्बा रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं एग्री करता हूं मुबशिर साहब, आपने राइटली पॉइंट आउट किए, इन चीजों पे फौरी तौर पे करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह अगर हमें अगला मौका मिला तो हम ये सारी डेवोल्यूशन जो है वो लोकल बॉडीज को भी करेंगे, और वफाक में भी जो कटिंग ऑफ द हुकूमत है डाउन टू साइज जो रिक्वायर्ड है वो करने की जरूरत है। बल्कि 200 कंपनियां हैं जो कि हुकूमत अथॉरिटीज हैं, जो कि बिजनेसेस हैं जो हुकूमत चला रही है, जिनसे हमें टोटली अपने हाथ साफ करके पीछे हटने की जरूरत है। तो ये एजेंडे पे है PMLN के। ब्रिगेडियर हारिस साहब, बात यह है कि जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी जोग्राफिकल नहीं,
बल्कि हमारी नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 25 साल से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यानी प्लान्ड कैंपेन हुई है कि जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ ले लें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ले लें, पाकिस्तान टेलीकॉम ले लें, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ले लें, पाकिस्तान स्टील मिल ले लें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ले लें। हर वो चीज़, हर वो कॉरपोरेशन जो फेडरेशन की अलामत है और जिसके नाम के साथ पाकिस्तान आता है, उसको बतदरीज एक निशान इबरत बना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चाहे मैं जिम्मेदार हूँ उसमें, चाहे आप जिम्मेदार हों, लेकिन आप लोग जो है हर चीज़ के ऊपर यानी आप आते हैं, आप हमें बताते भी हैं। क्यों आप लोग हुकूमतों को गाइड नहीं करते कि कैसे अपनी इन ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है? क्या करना है गाइड करने को कि आप लोग अपने जो फारिग लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको आप वहाँ पे अपॉइंट करा देते हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब को आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया हुआ पिछले 19 साल से या पता नहीं 20 साल से। वो भाई साहब ने एक मेडल नहीं जीत सके। मेडल क्या जीत रहा, वो 5 बंदों की टीम नहीं भेज सके हैं कहीं पे। खुदा के लिए हॉकी में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे ओलंपिक में, क्वालिफाई लेट अलोन विनिंग तो बड़ी दूर की बात है। तो इन परफॉर्मेंसेस के बाद क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? क्या कोई यानी उस पर भी तो ACRs होनी चाहिए ना जी। पॉइंट ये है। देखें लुकमान मुबशर, पहले बात ये है कि जो आपने फ़ौज की बात की, ये बड़ा सख्त फ़ौज के ऊपर एक किस्म का 5th जनरेशन वॉर इंटरनल और एक्सटर्नल चल रही है। और टारगेट सिर्फ ये है कि किसी तरीके से देव रिलाई दुश्मन ने कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितनी स्ट्रॉन्ग पहले अवाम और फ़ौज इकट्ठे हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, और वो फेडरेशन को कमज़ोर करना चाहते हैं। उसके लिए टारगेट इज़ मिलिट्री, फ़ौज को कमज़ोर करो और अपने अज़ाइम पूरे करो, ये टारगेट है। इसके लिए हमने सबने डिफीट करना है, क्योंकि बिल्कुल नज़रियाती भी और बाउंड्रीज भी, उसके बाद रेड लाइन भी जो है बॉर्डर्स की, एयर सी और बरी फौज की, वो भी यही है। और इसकी सालमियत बका की जमीन, और बिल्कुल उसके बाद बका और सालमियत सब पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज ने इंटैक्ट रखा हुआ है। दे जेल द प्रोविंसेस टू बिकम स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। एक तो ये है। सेकंड ये कि देखें, इसी तरह पुलिस की बात आपने की, देखिए पुलिस हमारी बहुत ट्रेंड है। ऑनेस्टली आई फील दे कैन गिव 100% रिजल्ट्स, बट द इशू इज इट इज पोलिटिसाइज्ड। नंबर 2, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो इतना पैसा उड़ाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपके पास IB के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, FIA नीड्स है। इन दिनों में हुकूमत का काम था कि सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि साइबर के ऑपरेशन के लिए आपने सोशल मीडिया के लिए इनको प्रॉपर तरीके से इक्विप करें ताकि ये उसका काउंटर कर सके। ये भी नहीं किया। नंबर 3 बात ये कि हम इन हाउस की बात, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि देखें FBR में आप यकीन करें, एक साल में 2000 से 3000 अरब रुपया चोरी होता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड सो ऑन सो थिंग्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल? डूएबल विद इन कंट्री। हम IMF वर्ल्ड बैंक के मर रहे हैं लेने के लिए। 1000 अरब भी अगर 2000 से 3000 से बचा लें, इट कम्स टू मिनिमम $3-4 बिलियन। इसके साथ स्टेट कॉरपोरेशन जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, जो अभी राना एहसान ने बात की, 200 से 300 स्टेट कॉरपोरेशन को हम 700-800 अरब रुपये साल का वेस्ट करते हैं। आप बताएं अगर इनको प्राइवेटाइज कर दें, एक तो पैसा वो मिलेगा, प्लस हमें इनकम भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारा शेयर भी रहेगा। तो ये हम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। अवाम, आप मुझे बताएं, असम्बली में अपने लोगों को अवाम लेकर क्यों आते हैं? टू लेजिस्लेट, टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, बिजनेस, 100 वुमेन एम्पावर, जो भी आप काउंट करें वो क्या ये किया पिछले एक साल में? आप ये सिर्फ देख लें। बिगड़ी साहब, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, सिर्फ आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। आरिफ हसन साहब की क्या क्वालिफिकेशन है? जी बिल्कुल नहीं, उनकी देखें, उनकी बात ये है, इनको अपॉइंट किसने किया? इट इज द फेडरल गवर्नमेंट। आप हटाएं, हु स्टॉप्स यू? नोबडी, आर्मी डजंट इंटरफेयर। नाम तो आप लोगों का आता है। देखिए, आम आ गया, उसके बाद 2-3 साल के लिए आ गया, देन वाज टू चेंज। इज फेडरल गवर्नमेंट वीकनेस चाहिए? आप फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, आपकी गवर्नेंस अच्छी हो, आप अवाम, आप क्यों फौज की तरफ देखें? लेट देम डू देयर ओन वर्क एंड यू डू योर ओन वर्क। द ओनली थिंग यू नीड टू हैव गवर्नेंस अच्छी। आप आपके सामने देख लें, ये तुर्किया में क्या हुआ था जब वहां पर फौज आई थी, कैसे टैंक से ले गए? बिकॉज दे हैड ट्रस्टेड देयर लीडर। सो लीडर्स हैव टू बी गुड। यही तो अभी बात है। अभी भी बार बार सब बातें कर रहे हैं, फौज की तरफ देख रहे हैं, इनको बिठाएं। व्हाई शुडंट दे सिट देमसेल्व्स?
करें ना, हम आपको बताएं कि हम इस काबिल हैं, कैपेसिटी है कि हम अपने काम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क में बहुत, अभी आपके सामने 4-6 महीने में क्या हो रहा है, सिर्फ अदलिया, कैबिनेट, पार्लियामेंट, क्या कोई अवाम के लिए उन्होंने काम किया? नहीं नहीं, किया, कोई भी नहीं एक काम भी। अवाम का तो नाम ही नहीं आ रहा। सो अवाम क्यों लाती? मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज, आप ये MNA MPA के ब्लैकमेलिंग से निकल जाएं, गेट 22 करोड़ से सिलेक्ट करें, लेट द हूसोएवर बिकम प्रेसिडेंट। मैं एक जिसको अवाम मिनट मैंडेट, राना साहब, आप प्लीज आप सीरियस ना लीजिएगा, आप कहीं मुझे डॉक्टर ना बुलाना पड़ जाए आपके लिए वहाँ पे। ये जो ब्रिगेडियर साहब नहीं, मैं बातें तो कर रहे जनरल, हैं, बिल्कुल नहीं जनरल नहीं, वो बात कर अपना रहा हूँ। MNA MPA को आपने ऐसे कह दिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और राना साहब मुझे लगा कोमा में जाने लगे एकदम से। नहीं नहीं नहीं, ये उसमें आ जाएंगे टेक्नोक्रेट में, माशाल्लाह वेल टेक्नोक्रेट में आ एजुकेटेड। जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स की जब बात होती है बशीर साहब, तो मुझे आप देखें, मेरी उम्र ये है, मेरी उम्र ये इतनी ज़्यादा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि FIA, IB, CIA, स्पेशल ब्रांच, इन चारों का अलग अलग फंक्शन क्या है। वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, जो IB है वो तो सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन। FIA क्राइम की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जो स्पेशल ब्रांच है वो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ऑल दी जो सीक्रेट होती है, इंफॉर्मेशन होती है। और पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है, वो नॉर्मल जो क्राइम होता है। मैं थोड़ा सा आपको कर सकूं, हम भी हमारी भी मुझे कहेंगे मैं इस वक्त भी कमिस्ट हूँ, चूंकि मैथ में ऐसा एक क्या हुआ था, उसके बाद देखते हैं उस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हुआ क्या है कि लोग पहले वो एक मतलब कोई था, वो था तो 4-4 हजार लोग उसके पीछे होते थे। अभी नफरत की इंतहा ये है कि वो निकलता है, अकेला होता है। ये मेरी और आपकी, मुबश्शिर साहब, ये मेरी और आपकी नफरत है, और मेरी और आपकी नफरत है जो हमारी खुदा की बेहुरमती हुई, जो हमारे कैप्टन कर्नल शेर खान की बेहुरमती हुई। कोई बेहुरमती नहीं हो सकती उस शहीद की, उसके दर्जात तो अल्लाह ने लिखे हैं। हम कहाँ से खुदा न खास्ता छोटा करेंगे किसी को। जो उस तरफ देखता है वो अपने मुंह पे थूक रहा है, मैं आपको ये बता दूं। मैं यही हम उसको आदमी का हमने आपकी आवाज़ का सिग्नल हो रहा है, इशू हो रहा है बशीर साहब, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। राना एहसान अफजल और ब्रिगेडियर हारिस नवाज मेरे साथ ही। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप बशीर मेमन साहब की बातें सुन रहे थे, साबिक DG FIA की। राना एहसान अफजल खान और ब्रिगेडियर हारिस नवाज मेरे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, मुझे एक बात तो बताएं, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, आपने 2 महीने बाद इलेक्शन तो कराने नहीं है, तो चले हमें इस ख्वाब ख्याल से बाहर निकल आए ना कि 1.5-2 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। हम लोगों को सच तो बोलना शुरू करें। आप मुझे बताएं कि आसानियाँ क्या पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, और आपकी गवर्नेंस, आपको मैं एक और बात बताऊँ, आप किसी हुकूमत को ना ब्लेम करें। आप लोगों की गवर्नेंस जो है ना, वो इतनी ख़राब है कि अगर इस्लामाबाद में 14 मार्केट्स है ना, तो किसी मार्केट में टमाटर और प्याज का एक रेट नहीं है। तो इसका IMF से ताल्लुक़ नहीं है, पेट्रोल से ताल्लुक़ नहीं है, डॉलर से ताल्लुक़ नहीं है, आपकी गवर्नेंस से ताल्लुक़ है। क्योंकि आप लोग सो के उठे होते हैं, आपको PM साहब मुख्तलिफ़ टाइमों पे मीटिंग्स के लिए बुला लेते हैं, आप बाकी काम करने के काबिल ही नहीं रहते, सुबह जाके, रात को जाके, संडे को जाके। तो आप लोग कब सही काम करेंगे, ये बता दें। देखिए, मैं आपको जो है ना, एक तो हम हकायक में अगर रहें तो वाकई ओवरऑल दुनिया में बड़े मुश्किल हालात हैं। और जो आपने पिन पॉइंट की है बात, वो तो इस्लामाबाद की कह लें कि लोकल गवर्नमेंट की बात है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या जो DC हैं, उनके दफ्तर का काम है कि वो इंश्योर करें कि प्राइस कंट्रोल उनको कौन इंश्योर करेगा यार।
मैं वही कह रहा हूं, तो इस पे चेक किया जा सकता है कि अगर ऐसे है तो क्यों है और क्यों नहीं चेक किया जा रहा। आपको तो टॉक शो ये के जरिए क्यों पता चले? आपको वैसे क्यों नहीं पता चलता? आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है? इतनी बड़ी 14 जमातें एक साथ हैं यार आप लोग। नहीं हो सकता है बिल्कुल कि यहाँ कहीं ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन इसको चेक कराया जा सकता है। ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये तो हुकूमत के कंट्रोल में चीज है और इस पे कोई आपको पैसे या डॉलर नहीं चाहिए, ये तो गवर्नेंस का इशू है। तो इसको अगर ऐसा है, इसको चेक भी किया जाएगा और इसको इम्प्रूव भी किया जाएगा। देखिए, नंबर 2, मैं समझता हूं कि जिस नहज पे हमें ये हुकूमत मिली थी, हमने IMF का मुआहदा बहाल कराया, वही रास्ता था। हमने वो सारी शराइत पूरी की, और जो अभी भी आगे भी आने वाले चैलेंज है मुबशर साहब, वो डॉलर से रिलेटेड ही है। भाईजान आप अगले मुझे साल देख रहे हैं? हमने आप मुझे देख रहे हैं? आपको मैं स्क्रीन पे जी। नजर आ रहा हूं कि नहीं? नहीं, मैं वो स्काइप से हूं, तो स्क्रीन पे आप नहीं मुझे मैं नहीं नजर आ रहा। मैं, आप यकीन कर लें, मैंने हाथ जोड़ लिए हैं स्क्रीन पे आपके आगे। भाई मुझे माफ कर दो, कौन सा IMF से मुआहदा आपने बहाल कराया यार? आप $1 बिलियन के लिए उसने आपसे नाक से लकीरें निकलवा दी हैं और अभी भी वो नहीं दे रहा आपको। नहीं मुबशर साहब, हमने सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल किए हैं, हम अभी भी इंगेज्ड हैं। हम IMF के साथ जो है वो बजट भी जो है उसका डेटा भी शेयर कर रहे हैं। हम लोग कमिटेड हैं कि हम समझते हैं कि IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल होना चाहिए, और हमारी बारहा कोशिश है कि 30 जून तक हम वो उसमें कामयाब हो जाएं। देर जो है वो IMF की तरफ से है। अब जो उन्होंने नई जो इश्यूज गिनवाए हैं उनके ऊपर भी हम उनको जवाब देंगे, लेकिन वी आर एंगेज्ड विद देम। और आप देखें, मैं इसके शवायद ये हैं कि हमने पेट्रोल जो है वो उसकी PDL नहीं खत्म करके सब्सिडी नहीं देना शुरू कर दी, हमने बिजली जो है वो सस्ती नहीं की, हमने सारी वो यार अगर requirements- आप लोग जरा अकल की यानी कोई प्लानिंग करें ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जो 2 मरले के घर में उसकी बिजली फ्री कर दें, जो 2 कनाल के घर में उसकी बिजली 60% ज्यादा कर दें, आपका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, गरीब को भी आसानी हो जाएगी। आप जो है ना, आप लोग सारों को सब्सिडाइज कर देते हैं या सबको आप चार्ज कर लेते हैं, वो ज्यादती है ना यार। नहीं, मुबशर साहब, स्लैब्स बने हुए हैं, गैस में भी स्लैब्स हैं। ऐसे नहीं है, जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और एक थ्रेशोल्ड पे आ जाता है फिर उसको ज्यादा रेट चार्ज होता है, जो लोअर थ्रेशोल्ड्स पे उनको कम चार्ज होते हैं। और देखें, जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले हैं वो तकरीबन 50-60% आपके वो टोटल सार्फिन में आते हैं, तो वो सब्सिडाइज्ड ही हैं। तो जो 5 मरले के घर में रहते हैं, या वो जो बाकी वो सारे कह लें कि उनको तो जो है वो अजाफी रेट्स ही चार्ज होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि, तो ये इसी तरह ही है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। दार साहब भी जो हैं, उन्होंने फ्लड्स के दौरान बारहा कोशिश की कि हमें कोई रिलीफ मिले, IMF के मुआहदे के अंदर कोई अभी रिलैक्सेशन बात हो रही थी, ब्रिगेडियर हारिस से एक बात कर रहे थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की। मैं आपको सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस का बताता हूँ, टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं, वो 1500 बिलियन सालाना ब्लीड कर रही हैं, सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, 1500 बिलियन। और उनमें टोटल 1,62,000 लोग मुलाजिम हैं, जो हमारे दमाद हैं पूरी कौम के, 23 करोड़ के, जिनकी वजह से हम उनको बंद नहीं कर सकते। राना साहब, खुदा के लिए कोई 1 रुपए में बेच दें आप उसको, 1 रुपए में अगर आप बेच देते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप 1500 बिलियन अर्न करेंगे, हर साल अर्न करेंगे। खुदा के लिए आप लोग कब सियासत से बालातर होकर मुल्क के फ्यूचर के लिए फैसला करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, हमने इस पे G2G का कानून जो है वो बनाया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज हो जाए, जिसमें करप्शन का कोई एलिमेंट ना हो। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है और जो सूरत हाल, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ज्यादा, कौन करप्ट है यार? करप्शन का एलिमेंट तो वही आ जाता है। नहीं, देखें, अगर चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई डील करती है तो उसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करती है। तो वो इट इज वो उस मैं कह रहा हूं, आपसे जो 1 रुपए में खरीदे ना, जैसे स्टील मिल, उसको कढ़ाई भी खिलाएं, उसको पगड़ी भी दे, उसको बोस्की का कुर्ता भी दे, क्या तेरी मेहरबानी, तूने ले लिया लाइबिलिटी हमारी। ओवरऑल जो आप बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हमें करनी होगी, ये सब इसको एग्री करते हैं, लेकिन इसमें सियासत आ जाती है। अगर आप मिसाल के तौर पे जिस तरह रोजवेल्ट होटल है, अब वो लीज हो गया है कामयाबी से, तो ये एक कामयाब स्टेप है। हमने अगर वो एक एम्बेसी सेल की तो उस पर भी PTI ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। तो ये यहाँ यही, अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो उसमें यही वो ब्रॉडर इश्यूज हैं जिन पे एग्रीमेंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है अपना, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, मेरी बात नहीं अभी तक कम्युनिकेट हो रही राना साहब को। राना साहब असल में क्यूट पॉलिटिशियन है और इनको मैं ज़्यादा रगड़ा नहीं मारना चाहता, और शरीफ आदमी है असल में।
लेकिन देखे ना, ये एम्बेसी इन्होंने कितने की सेल की वहाँ पे, $6 मिलियन की, समथिंग लाइक दैट। तो प्राइम मिनिस्टर जो जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना गल्फ स्ट्रीम, वो $80 मिलियन का आया, और एक ट्रिप उसका जो है ना, आपको मैं बड़ा सिंपल बता देता हूँ अगर आपको नहीं एविएशन का पता, $10,000 से लेके $14,000 तक पर आवर 1 घंटे की उसकी कॉस्ट है। और जब आप उसको 3-3 दिन पाक रखते हैं अपने दौरों के लिए, कि कभी आप आते हुए आप लंदन रुक गए हैं भाई को सलाम करने, और अब वहाँ पे वो 3 दिन के लिए खड़ा है, फिर आप उस पर आ रहे हैं, तो जो उसकी इजाफी कॉस्ट हैं वो अलग कॉस्ट है। अपने खर्चे क्यों नहीं इनको नज़र आ रहे? ये जो सिल्वर वेयर जो घर का बेच रहे हैं, उसे बेहतर नहीं है कि अपने आप को ठीक कर ले? राना साहब, आप सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस के आप एक्सपेंडिचर देख लें, मैरियट, सरीना, इसके अलावा कहीं से फूड नहीं आती। वाई? आप जाएं अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, देखिए वो क्या करते हैं। वो कॉफी और सैंडविच देते हैं, और वो भी खुद बना के दे देते हैं, ये आपके बुकिंग सामने पड़ा, आप खुद ले लें, ठीक है। लाइकवाइज ये जो अब आप चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, अपने चाहे हो आपके, आप क्यों नहीं पैसेंजर प्लेन में जाते हैं? जब आप ऑस्टेरिटी स्टार्ट करें फ्रॉम द टॉप, पैसेंजर प्लेन में अगर आप जाएंगे, बिजनेस क्लास में चले जाएं, फर्स्ट क्लास में बैठ जाएं और जाएं, आपको वहाँ पर ऑनेस्टली, ये सही आप कह रहे हैं कि जितने 3 दिन खड़े रहते हैं, व्हाट हैपन्स? फिर दुनिया आपके इसी बात पे हंसती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें। आपकी ब्यूरो डीसी के पास कम से कम 6-7 गाड़ियाँ होती हैं, उसके पास डिप्टी कमिश्नर की 2-3 गाड़ियाँ, उसके एक प्रोजेक्ट की होती हैं 2-3 वो गाड़ियाँ, उसके बाद उसका अमला देखें, घर देखें, एक्सपेंडिचर देखें। और ये प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होती है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर का काम है प्रोविंशियल लेवल पे, क्या वो करते हैं? हर एक का फ़र्क है। अपने कम से कम तहसील लेवल पे तहसीलदार करे, यही तो अपॉइंटमेंट्स हैं। दे आर सिविल सर्वेंट्स। व्हाई डू वी कॉल सिविल सर्वेंट? दे आर बिकम आवर मास्टर्स। दैट इज द रीजन कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज इसके बाद आपने वर्ल्ड बैंक, IMF देखें, उन्होंने आपके पॉलिटिकल स्ट्रिंग भी डाली हुई हैं, जो मुझे शक पड़ता है कि उन्होंने कोई और पॉलिटिकल कंडीशन डाली हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं जी कि आप ये नए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, इधर का वापस होना, जो आप रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब है, मुझे लगता है वो भी स्ट्रिंग डाल रहे हैं। वो CPEC नहीं कहते जी आप, क्योंकि देखिए आप इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर आप इकोनॉमिक तरक्की करेंगे CPEC से, देन यू विल टेक योर इंडिपेंडेंट डिसीजन, यू नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक। नहीं ब्रिगेडियर साहब, इसमें मादत के साथ थोड़ा सा आप लोगों का भी रोब है, बल्कि काफ़ी रोब है, कि कई मुल्कों से तो हम लोग नहीं, आप लोग डील करते हैं ना डायरेक्ट। मसलन आप क्या आज ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है उसको ये इजाज़त है कि जी वो इंडिया से ट्रेड ओपन कर ले? अगर इंडिया से ट्रेड ओपन हो जाता है और यहाँ से वाघा से टमाटर, प्याज, आलू, लहसन ये आ जाता है, तो आज 50% महंगाई कम हो जाएगी। ये जो हमें वाया दुबई मंगाना पड़ रहा है वो है इंडियन प्रोडक्ट ही, तो उसकी कॉस्ट पाकिस्तानी कंज्यूमर पे कर रहा है। ये भी तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए फौज का इसमें यह है कि आपका पॉलिटिकल डिसीजन है कि 2019 में जब 5 अगस्त को उन्होंने अनेक्स किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद अगर हम, ये गवर्नमेंट की अप्रोच है, इट्स नॉट मिलिट्री। आप गवर्नमेंट पुलिस से इनपुट लेती है, आर्मी अपना इनपुट दे दे, दैट्स ऑल। कि जी अगर आप उनसे ट्रेड करते हैं, आप उनसे बुलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, दैट मीन्स आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। कश्मीरी विल से कि जी मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की थिंकिंग है, फॉरेन ऑफिस की थिंकिंग है, इट्स नॉट मिलिट्री। मिलिट्री जैसी होती है, फॉरेन ऑफिस, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे गिव इनपुट, देन इट इज गवर्नमेंट डिसीजन, कैबिनेट डिसाइड करती है या नेशनल सिक्योरिटी में आप डिसाइड करते हैं। कैबिनेट को हौसला तो देना कि यार ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लें। फौज ने कितना तो भी सपोर्ट कर रही है, क्या कहाँ से क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कितनी एम्बेरसमेंट PDM कर रही है, ये भी तो आप देखें। आप देखें ना कि आपने अगर 1 साल में आप आए थे तो आप क्यों आए थे? क्या आपने इमरान खान था? बिल्कुल ठीक था, 6 महीने रुक जाते, इमरान का टिकट लेने वाला कोई ना होता। आपने आगे डिलीवरी नहीं किया, तो फिर आपकी ये दिस इज द इशूज। ये मैं बार बार कहता हूँ, इलेक्शन में जाने के लिए आप आवाम के पास क्या जाएंगे, क्या कहेंगे? इसलिए तो अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैं आपको कितनी देर से बता रहा हूँ। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये अगले से जाके मुझे ख्याल है कि मार्च तक की हो गई, इस साल तो मुश्किल, जब तक ये कुछ ना कुछ आवाम के लिए नहीं करेंगे। उसके लिए इन अपना घर ठीक करें ना, इन हाउस डूएबल, जो आप घर में बैठ के ठीक कर सकते हैं। FBR को, सेल टैक्स को, आप इनकम टैक्स को, स्टेट कॉर्पोरेशन को। राना साहब आपको तो मैं कर्ज करूं, आप लोग अगर हिम्मत करें तो कभी मियां नवाज शरीफ को बताएं कि उनका कितना गलत डिसीजन था
कि उन्होंने जो Absolutely. टैक्स कर दिया 1.84 या समथिंग लाइक दैट % के जी जो टोटल रेवेन्यू है उसके ऊपर। अब फ़र्ज़ करें एक आदमी सुपर स्टोर चला रहा है और उसने 1 करोड़ रुपए की सेल की है एक साल में, तो आपने 1 करोड़ को ग्रॉस लेके आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जबकि हो सकता है उस करोड़ में उसका 12 लाख का लॉस हो गया हो। तो आप लोग भी तो यार अपने बिजनेसमैन को, आप अपने ट्रेडर को उसकी कमर तोड़ देते हैं। फिर डार साहब को समझ नहीं आती है, वो हमें तो डांट देते हैं रिपोर्टर्स वगैरह को। तो 22% आपने इंटरेस्ट कर दिया बैंकों का, क्योंकि हुकूमत ने खुद उनसे बिजनेस बोरो कौन करेगा? अगर मैंने गाड़ी लीज करनी हो तो मैं बैंक को छोड़ दूं। खत्म बात। गाड़ी लीज करनी हो तो मुझे कम से कम 28% हर साल मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर मैंने एक ऑल्टो लेनी है तो वो 5 साल के बाद मुझे करोड़ रुपए की पड़ेगी वो ऑल्टो। यार ये कोई इंसाफ है? 50% डाउन पे अभी बिजनेस नहीं है उनका। आप पहले तो टर्नओवर टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, देखें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी हम जिस वक्त हुकूमत में आए, हमने एक क्राइसिस जो है उसको हमने टेक ओवर किया था और हमने IMF का जो नहीं देखें अब क्यों ना कर, अब देखें अगर ये चलता रहता जिस तर्ज पे जा रहा था तो ये ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन राणा साहब, सीइंग इज बिलीविंग, कुछ नजर तो आए ना हमें। नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे सिर्फ अगर 1 मिनट दे दें। हमें हकायक में रहना होगा। अगले साल हमने 25 अरब डॉलर की डेट रीपेमेंट करनी है। 25 अरब डॉलर का हमने डेट जो है वो रिटायर करना है। उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा अगर हमने मीशत को चलाना है, उससे अगले साल उससे बड़ा हुजम है। तो इन हकायक में रहते हुए जो हम कहते हैं कि हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, नंबर 1, ये हमारा पहला जो टारगेट है वो ये है। हमने वो डॉलर्स अरेंज करने जो हमें इस केपेबल करें कि हम वो डेट को रीपे कर दें। तो अभी तो ये क्राइसिस है जिससे हम डील कर रहे हैं। कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन? जी। डॉलर मेरे या हारिस नवाज साहब के खरीदने से नहीं डॉलर महंगा होता। डॉलर महंगा होता है एलसीज के खुलने से, ठीक है ना? वो एक हुजम होता है बेसिकली। आप $10,000 अगर मार्केट से लेते हैं उससे डॉलर महंगा नहीं होता। लेकिन आप लोग, आपकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो आप लोकल करेंसी में कर सकते हैं। आप चाइनीज़ युआन में कर सकते हैं, आप पेट्रोल सऊदी रियाल में कर सकते हैं, आप ईरान से उनकी करेंसी में कर सकते हैं। रशिया तो ऑलरेडी उसकी करेंसी इतनी स्ट्रांग जा रही है, पिछले 1 साल में अगर दुनिया में कोई स्ट्रांग करेंसी सिर्फ रशिया की है। तो यार थोड़ा सा तो क्रिएटिव थिंकिंग करें ना। जो आप कह रहे हैं वो हमने किया है, वो किया है ये सब कुछ। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन वो हमने सब कुछ ये किया है। तो तब ये करने के बाद हमारा जो करंट अकाउंट है वो अभी सरप्लस में आया है। ये एक, मैं आपको बता दूं, मैं 40 साल का होने वाला हूं, मैंने जिंदगी में ऐसा क्राइसिस नहीं देखा जो हम पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है अपनी 40 साल की जिंदगी के अंदर। तो ये आगे आने वाला टाइम और मुश्किल है, ये और मुश्किल है, और इसके अंदर अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई तो क्राइसिस और बढ़ जाएगा। तो जो अवाम जो तकलीफ अभी हमें समझते हैं कि इस तकलीफ में है, अगर ये सही मैनेजमेंट ना हुई तो ये तकलीफ 5 गुना बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूं इस वक्त जो अभी करंट क्राइसिस है वो डॉलर का है। IMF का मुआहदा बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, हम उसके ऊपर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम वी आर ऑन ट्रैक विद IMF। जो छोटी मोटी ट्वीकिंग की जरूरत है वो भी हम करेंगे, लेकिन यहां इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया गया। 11 महीने से हमें स्टेबलाइज होने नहीं दिया गया, और वो आप देखिए आलमी साजिश से शुरू हुआ, आर्मी चीफ की तकर्री, फिर ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, वहां ड्रामा। यार आप लोगों से भी काम नहीं होते ना। मैं आपको एक बात करता हूं, आप लोग अपना सुप्रीम कोर्ट से कितनी लड़ाइयां की हैं आपने? कम की हैं, अभी तक हो रही हैं। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हयात है और आप लोग भी हयात है, पार्लियामेंट, इसलिए आप दोनों की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे एक बात बताएं, कानून साजी तो आप कर सकते हैं ना यार, आपको कितना टाइम लगना है? आपके पास सारे कानूनदान है, हर वकील है, आप जुडिशल कमीशन बना दें कि जजेस जो हैं वो एक कमीशन के थ्रू आएंगे। जिस तरह आप आर्मी में लोग जाते हैं, एकेडमी के अंदर जाते हैं और उससे आते हैं, सिविल सर्विसेज एकेडमी है वो ट्रेन करती है उनको, उनका ज़रूरी नहीं कि वकील हों। आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं अपॉइंट कर सकते ताकि आपका मेरिट प्रिवेल करे, आज नहीं तो 10 साल के बाद? देखिए अभी तो यहाँ हम बिल जो है वो पास करते हैं असेंबली पे, उससे स्टे ऑर्डर हो जाता है। अभी तो यानी कि एक अब नहीं होगा, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ। एनीवे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्लोजिंग रिमार्क्स। क्या हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते? हम इतने गए गुजरे लोग हैं, 22 करोड़ लोग, वैसे तो हम दुनिया को सिखाते हैं उसको क्या करना चाहिए। देखें, आपकी पूरी कौम इस वक्त अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देख रही है
हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव कैपेसिटी, शो आप मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज़ सिट डाउन, अभी भी वक्त है कि आप बैठें, बैठ के मजाक करें। जितनी दुनिया की लड़ाइयाँ होती हैं, यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल, सिट डाउन। अभी बड़ी खुशी की बात है कि PMLQ ने मैं APC बुलाई है। आई विश कि इसमें सारी पार्टियाँ जाएं और फाइंड अ पोलिटिकल एमिकेबल सोल्यूशन फॉर द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इसको अगर हम कर लें तो अवाम का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इस वक्त पूरी कौम हिजान में है, पूरी कौम परेशान है, पूरी कौम इस वक्त महंगाई में घिरी हुई है। वो एक मसीहा की तरफ देख रहे हैं और वो मसीहा यही हल है कि आप खुद बैठें, अवाम का एतमाद हासिल करें एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पाकिस्तान। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर मेमन साहब का भी शुक्रिया। वैसे मैं बताऊं आपको एक क्विक सोल्यूशन जो मुझे समझ में आता है ना, कि जो बाबे हैं ना, इनसे हमारी जान छुड़ा दी जाए, हर किस्म के बाबे से जो 50 साल से ऊपर का है। और जितने यानी हमारे 50 साल से यंग जो यूथ है ना हमारी, उसको हमें मौका देना चाहिए की पोजीशंस पे आने का। कुछ अच्छा ही करेंगे, जो हमने बेड़ा कर किया हुआ वैसे उससे तो बेहतर ही करेंगे ना वो आके। जो नौजवान कौम है हमारी, जो यूथ है हमारी, वही हमारा फ्यूचर है और उन्हीं को अगर हक मिलेगा गवर्नेंस का तो वही हमें इस भंवर से निकालेंगे इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।